अब हम करेंगे 1.3 यूजिंग परसेंटेज। इसको समझते हैं अब हम। एग्जाम्पल 1 है यहाँ पे। आयशा स्कोर्ड 42 मार्क्स आउट ऑफ 50 ऑन एन इंग्लिश टेस्ट। यानी कि आयशा ने कितने स्कोर किए? 50 में से 50 में से 42 मार्क्स उसके आए। एंड 70 मार्क्स आउट ऑफ 80 इन अ साइंस टेस्ट। और साइंस टेस्ट में उसके 80 में से 70 आए। Since she lost only 8 marks in English but 10 marks in science, she thinks she has done better at English. अब देखो उसके, अगर इंग्लिश में देखें तो 8 मार्क्स कम आए हैं, और अगर हम साइंस में देखें तो 10 मार्क्स कम आए हैं। तो उसको ये लग रहा है कि उसको इंग्लिश अपनी और बेटर वो कर सकती है, उसको करना चाहिए कि उसमें सिर्फ 8 ही मार्क्स तो कम है, थोड़ा और करेगी तो पूरे मार्क्स आ जाएंगे। रीमा डज नॉट अग्री। अब रीमा जो है वो अग्री नहीं है उसकी इस बात से। शी आर्ग्यूज दैट सिंस आयशा हैज स्कोर्ड मोर मार्क्स इन साइंस। अब उसको ये वो कह रही है, वो कहती है कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, और आयशा को जो है ना, उसने ज़्यादा स्कोर किए हैं किसमें? साइंस में उसके ज़्यादा मार्क्स आए हैं। उसको क्या लग रहा है आयशा को कि मेरे इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स आए हैं, 8 ही मार्क्स तो कम है इंग्लिश में मेरे, और साइंस में तो 10 कम है। लेकिन उसको रीमा क्या कहती है? नहीं, तुम्हारे ज़्यादा मार्क्स जो हैं वो साइंस में आए हैं। शी हैज़ डन बेटर एट साइंस। तो वो उसको और भी अच्छा जो है वो कर सकती है किसमें? साइंस में। विशु थिंक्स वी कैन नॉट कंपेयर द स्कोर्स बिकॉज द मैक्सिमम मार्क्स आर डिफरेंट। हु डू यू थिंक इज करेक्ट? अब विशु कहता है कि वी कैन नॉट कंपेयर, हम कंपेयर नहीं कर सकते उनके स्कोर्स को, क्योंकि जो मैक्सिमम मार्क्स है ना वो डिफरेंट है। यहाँ पे देखो 50 में से 42 है, और यहाँ 80 में से 70 है, जो डिफरेंट मार्क्स है। तो हु डू यू थिंक, कौन मतलब ये समझेगा कि ये करेक्ट है? तो नीचे हमें बताया गया है इसमें, इफ द मैक्सिमम मार्क्स आर सेम द कंपैरिजन बिकेम ईजियर। अगर मैक्सिमम मार्क्स दोनों के सेम होते तो फिर कंपैरिजन ईजी कर सकते थे। दोनों को अगर 70 में से मार्क्स मिलते, दोनों को 50 में से मार्क्स, दोनों सब्जेक्ट में 50 में से होते या 70 में से होते, तो फिर हम कंपेयर कर सकते थे। फॉर दीज काइंड्स ऑफ कंपैरिजन वी नीड टू कन्वर्ट बोथ वैल्यू टू परसेंटेज। अब जब इस तरीके की कंपैरिजन आ जाती है तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? उसको परसेंटेज में पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, जैसे इन्होंने यहाँ पे किया। 42 अपॉन में 50 आपको बताया था, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें इंटू 100 करना पड़ता है, और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 करते हैं। ऐसा इन्होंने यहाँ पे किया, 0 से 0 कट कर दी, बाकी इन्होंने ये 5 के टेबल से कट हो गया, तो 42 टू जा हो गया 84। ऐसे यहाँ पे 0 से 0 कट हो गई, और यहाँ पे इसको हम 2 के टेबल से कर 4 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, तो 75 हो जाएगा 350। उसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये अब दोनों के क्या आ गए? परसेंटेज आ गए। अब हमें ये पता चल रहा है कि इंग्लिश में उसमें 84% आए और साइंस में उसके 87% आए। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया ना। तो यहाँ पे तो रीमा कह रही थी कि उसके साइंस में मार्क्स ज़्यादा आए हैं, तो साइंस में इसके जो परसेंटेज थे वो हाइयर थे इंग्लिश से। तो इससे हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, इस कंक्लूड पे पहुंचते हैं कि ईशा हैज स्कोर्ड बेटर देन साइंस टेस्ट। वो वाला एग्जाम्पल आपको समझ आ गया? उसमें मेन हमें यही बताया था, जब भी हमें कंपैरिजन करना हो, अगर हमें फ्रैक्शन में दे रखा है तो हम उसको परसेंटेज में निकाल के बता सकते हैं। अब सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है? मधु एंड माधव रिसेंटली लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग लेबल ऑन प्रोसेस्ड फूड बिफोर परचेज। अब मधु और माधव को ये रिसेंटली उन्होंने सीखा है कि जो हम कोई भी चीज़ बाहर से खरीदते हैं ना, प्रोसेस्ड फूड, उसके ऊपर जो लेबल लगा होता है, उसके ऊपर जो लिखा होता है, उसको पढ़ना है, वो उसको समझना है कि उस पर क्या क्या चीज़ें लिखी है, क्या क्या इंग्रेडिएंट है उसके अंदर। मेन होता है उसके इंग्रेडिएंट को पढ़ना, तो वो उसको पढ़ते हैं। तो दे आर एट अ शॉप टू बाय बादाम ड्रिंक मिक्स। तो ये वाला बादाम ड्रिंक जो है वो खरीद रहे हैं, एक शॉप पे है। दे आर लुकिंग एट 2 प्रोडक्ट, वो 2 प्रोडक्ट देखते हैं, एंड वंडरिंग विच हैज़ अ लार्ज शेयर ऑफ बादाम, कि किसके अंदर बादाम ज़्यादा है। कैन यू फिगर इट आउट विच प्रोडक्ट यूजेस अ स्मॉलर प्रोपोर्शन ऑफ फूड केमिकल। तो अब इनका हमें जो है ना प्रोपोर्शन बताना है यहाँ पे, कि किस में जो है ज़्यादा, हम बता सकते हैं कि किस प्रोडक्ट में कम प्रोपोर्शन फूड केमिकल है। इट इज़ ईजियर टू कंपेयर द प्रोपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट इफ़ वी कन्वर्ट इनटू परसेंटेज। वही बात है, अगर हम उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे तो ईजिली बता पाएंगे।
अब एक हमें यहाँ पे दे रखा है DEF का, और एक यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे दूसरा दे रखा है जांची बादाम मिल्क, ठीक है। अब इसके दोनों के इंग्रेडिएंट यहाँ पे दे रखे हैं। तो DEF शुगर, जो DEF की शुगर यहाँ पे हम देखें तो 99 ग्राम दे रखी है यहाँ पे, और यहाँ पे 272 ग्राम दे रखी है। तो जो DEF की शुगर है वो अगर उसको परसेंटेज में निकाल तो 66% है इसके अंदर, यानी कि शुगर इस पूरे, अगर इस पूरे पैकेट में देखे तो पूरे पैकेट का 66% जो है इसमें वो शुगर है। इसी तरीके से दोनों को कंप्लीट करना है और हमें बताना है। तो पहले यहाँ पे शुगर तो हमारी 66% निकली। उसके बाद अगर हम यहाँ इसकी निकालें शुगर, तो कैसे निकालोगे? यहाँ पे आप इसको, यहाँ पे आपका टोटल वेट 150 ग्राम दे रखा है और इसका टोटल वेट 400 ग्राम दे रखा है। तो 272 अपॉन में 400 इंटू हो जाएगा 100, 0 से 0 कट हो जाएगी। अब इसको आप 2 के टेबल से कट कर लो। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से कट करो, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। तो 68% जो है वो इसमें हमारी शुगर है। इसी तरीके से मिल्क सॉलिड अगर देखें दोनों में, तो इसमें जो है कितना दे रखा है? 30 ग्राम दे रखा है। तो 30 अपॉन में 150 इंटू 100 हो गया। 10 से 10 यहाँ कट जाएगी, ये 5 के टेबल से कट जाएगा। 5 3 जा 5 6 जा, ठीक है। उसके बाद 6 और 10 को मल्टीप्लाई कर लो, 60 हो गया। अपॉन में आ गया 10, नहीं 10 नहीं आएगा, अपॉन में आ गया 3। अब 3 से कट हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो कितना आ गया? 20। तो यानी कि 20% इसमें क्या है? मिल्क सॉलिड है। अब इसका निकालेंगे हम। तो यहाँ पर हमें दे रखा है 64 ग्राम। तो 64 अपॉन में 400, क्योंकि टोटल जो है ना इसका वेट 400 है, इंटू 100। 20 से 20 कट हो गई। 2 2 जा 4, 2 3 जा 2 2 जा, फिर 2 1 जा 2 6 जा 2 6 जा 12। तो यानी कि 16% जो है वो इसमें है हमारी मिल्क सॉलिड। अब बादाम पाउडर अगर देखें दोनों में, तो इसमें है 12 अपॉन में 150 इंटू 100, 0 से 0 कट हो गया। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। तो यानी कि 8%, इसमें 8% जो है वो बादाम है। 4 2 जा 8 हो गया ना। और इसमें देखें तो 40 अपॉन में 400 इंटू 100, 20 से 20 कट हो गई। 4 1 जा 4 और 10, यानी कि इसमें 10% बादाम है। फूड केमिकल देखें दोनों के अंदर, तो इसमें है 9 ग्राम। 9 अपॉन में 150 इंटू 100, 0 से 0 कट हो गई। 5 से कट करो तो 6% जो है इसमें वो फूड केमिकल है। इसमें देखें तो इसमें है हमारा 24 अपॉन में 400 इंटू 100, 20 से 20 कट हो जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगा 6। इसमें भी 6% जो है वो फूड केमिकल है। तो हमने इस टेबल को क्या किया? कंप्लीट किया। तो मे बी दे शुड कॉल इट शुगर ड्रिंक मिक्स। तो इसको हम बादाम मिल्क ड्रिंक नहीं कहेंगे, शुगर मिल्क कहेंगे, शुगर ड्रिंक मिक्स। अगर आप भी जब मार्केट जाते हो तो जो भी आप ये ड्रिंक वगैरह या कोई भी चीज़ आप खरीदते हो ना खाने के लिए, तो पहले आप उसके इंग्रेडिएंट चेक किया करो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो योर, जो भी आप चीज़ खा रहे हो, कंटेंट जो भी आप ले रहे हो, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक तरह से वो बादाम पाउडर मिल्क ले रहे हैं, तो उसमें बादाम तो देखो इतना कम है, सबसे ज़्यादा क्या है उसमें? शुगर है। ऐसे ही मार्केट से जो चीज़ें मिलती हैं उनमें ज़्यादा शुगर होता है। अब यहाँ पर है चेक इफ़ द परसेंटेज ऑफ ईच प्रोडक्ट ऐड अप टू 100। अगर हम इनको ऐड करें तो हमारा ये कितना बनेगा? 100% बन जाएगा। ऐसे ही इन सबको ऐड करोगे तो ये भी आपका 100% हो जाएगा। अब आगे दे रखा है यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि जो परसेंटेज बढ़ती है और जो घटती है। ज़्यादातर जो परसेंटेज हम यूज़ करते हैं रेट ऑफ चेंज, क्वांटिटी का जो रेट चेंज हो जाता है उसको उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमें यहाँ पे दिया है कि मान लो 1 किलो जो टमाटर है 3 साल पहले 30 रुपीज़ के थे, अब उनका प्राइस 42 हो गया। तो कितना प्राइस बढ़ा? 12 बढ़ा, ₹12। परसेंटेज में अगर हम देखें तो जो अमाउंट इंक्रीज हुआ अपॉन में ओरिजिनल अमाउंट और जो उसका था और इंटू 100, तो 12 अपॉन में 30 इंटू 100, 0 से 0 कट हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 4 10 जा 40।
यानी कि 40% जो है लास्ट 3 ईयर में टमाटो का प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ऐसे ही यहाँ पे दे रखा है द एवरेज फुटबॉल इन दिस थिएटर बिफोर कोविड हैज़ 160। अब जो है वो सिर्फ 100 रुपीज़ का, तो यानी कि जो फुटबॉल का जो रेट हो गया वो डिक्रीज हो गया यानी कि पहले कितना था 160, अब कितना हो गया 100। तो परसेंटेज डिक्रीज देखें, जो अमाउंट डिक्रीज हुआ वो और जो ओरिजिनल अमाउंट था इंटू 100। तो 60 अपॉन में 160 इंटू 100 37.5% जो है वो डिक्रीज हो गया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल 3 देखो। एग्जाम्पल 3 में बोला गया डू द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट मीन द सेम थिंग। क्या ये जो हमें नीचे दोनों दो स्टेटमेंट दे रखे हैं इनके दोनों का एक ही मतलब है? देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ दिस स्टेट इन 1991 इज 165% ऑफ दैट इन 1961। अगर 1961 से देखें तो अब जो 1991 में जो है यहाँ की पॉपुलेशन इतनी हो चुकी है। दूसरी स्टेटमेंट में बोला है द पॉपुलेशन ऑफ दिस स्टेट हैज़ इंक्रीज्ड बाय 65% फ्रॉम 1961 टू 1991। अब यहाँ पे भी उन्होंने सेम यही बात बोली है कि पॉपुलेशन जो है वो 65% इंक्रीज हो गई है अगर 1961 से देखें तो 1991 तक। तो यहाँ पे भी उन्होंने बोला है कि 1961 से अगर देखें तो पॉपुलेशन 1991 में इतनी हो गई है, और यहाँ पे उन्होंने बोला है कि 65% इंक्रीज हो गई है। तो दोनों का मतलब सेम ही है। येस, बोथ मीन द सेम। अब यहाँ पे मान लो कि सपोज P इज़ द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट इन 1961, कि 1961 में जो पॉपुलेशन है वो है यहाँ पे P, और 1991 में जो पॉपुलेशन हो गई वो हो गई Q, इंक्रीज हो गए। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 में जो है Q यहाँ पे हमें निकालना है कि अब जो पॉपुलेशन है वो कितनी हो गई, इंक्रीज हो गई ना Q के अंदर। तो 165% ऑफ P, 165% ऑफ P, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो इंक्रीज हुई है ना वो 65% हुई है, यानी कि अब जो पॉपुलेशन है वो 165% है 1991 में, और 1991 की जो पॉपुलेशन है यहाँ पे हमने उसको Q माना है। तो Q क्या हो गया हमारा, किसके इक्वल हो गया, जो हमारी 1961 की पॉपुलेशन है उसके। कैसे देखो, 165% ऑफ P, ये हमारा Q है। तो Q हमने यहाँ पे फाइंड किया, तो यहाँ पे कट इसको नीचे से 2 0 हट जाएंगी, तो 1.65 जो है हमारा यहाँ पे ये Q आ गया। तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट 2 में देखें तो Q हमारा जो है P प्लस 65% ऑफ P है वो हमारा। ठीक है, तो Q क्या हो गया, P प्लस, अब इसको कैसे 65 को कैसे कर रखा है इन्होंने, नीचे से 2 0 हटाई और 0.65 कर दिया, तो P प्लस 0.65 इंटू P, तो 1.65 P आ गया हमारा। दोनों में आप देख रहे हो सेम ही आ रहा है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट का मीनिंग जो है वो सेम ही है, इसलिए दोनों में सेम ही आ रहा है। तो इन द अदर वर्ड द पॉपुलेशन ऑफ स्टेटमेंट 1991 इज 1.65 टाइम दैट इज 1961। अगर 1961 से देखे तो 1991 में जो पॉपुलेशन बढ़ी है वो 1.65 टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो गई है, जो कि यहाँ पे परसेंटेज में हमें 165% दे रखी थी। अब आगे आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस। You may have the experience of buying something, snacks, grocery, clothes, toys, etc. Very often the shopkeeper quotes a price, and after some bargaining, the customer pay the negotiate amount and buy the item. चीज़ों के ऊपर रेट लिखे होते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, शॉपकीपर को बोलते थोड़ा कम कर लो, बार्गेनिंग करते हैं ना, नेगोशिएट करते हैं, फिर चीज़ खरीदते हैं। We call the price quoted by the shopkeeper a mark price. Sometimes this can be MRP on an item. The price the customer pay after discount, the selling price. अब जो मार्क प्राइस होता है ना वो ही हमारा सेलिंग प्राइस होता है। द प्राइस कस्टमर पे आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद जैसे कि मान लो किसी भी चीज़ के ऊपर एक MRP लिखा हुआ है, MRP लिखा हुआ है 499, अब उस पर कुछ डिस्काउंट है, डिस्काउंट के बाद अगर वो हमें 400 का मिल रहा है तो 400 जो है वो सेलिंग प्राइस हो गया है ना, ये MRP है, और कुछ परसेंट डिस्काउंट के बाद हमने 400 पे खरीदा, तो 400 जो है इसका वो सेलिंग प्राइस हो गया। ऑल्सो द प्राइस ऑफ द शॉपकीपर पेड परचेज आइटम कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस। अब वही आइटम जो है शॉपकीपर भी तो कहीं से खरीद के लेके आता है ना, अब उस पर जो MRP था 499 लिखा था, और उसने डिस्काउंट के बाद हमें जो सेल किया वो 400 में सेल किया,
लेकिन जब शॉपकीपर ने वो चीज़ खरीदी तो उसने 200 की खरीदी थी, तो वो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी कि 200 रुपये की चीज़ उसने खरीदी 200 की और 400 की हमें उसने सेल कर दी। लेट अस सी हाउ दीज लेवल आर रिलेटिव टू द कॉन्टेक्स्ट थ्रू द एग्जाम्पल। The picture below show the journey of the sweater from the manufacturer of the customer and what the cost price CP marked MP mark price and सेलिंग प्राइस SP। अब यहाँ पे समझो इस चीज़ को। यहाँ पे देखो ये कॉस्ट प्राइस है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। यहाँ पर अगर एक स्वेटर बन रहा है तो 230 रुपीज़ का पड़ रहा है, उस पर जो MP लिखा हुआ 255 लिखा है, जो उसको सेल किया जाएगा 253 पे, डिस्काउंट के बाद सेल करेंगे उसको, ठीक है। ऐसे यहाँ पर अब होलसेल में आ गए, यहाँ पे तो बन रहा है तो ये प्राइस है। अब जब वो बनने के बाद होलसेल वाले के पास जाता है तो 253 रुपीज़ का उसने सेल किया था, यानी कि कैसे कह लो ये फैक्ट्री है। फैक्ट्री में जब स्वेटर बना तो एक स्वेटर की कॉस्ट 230 रुपीज़ आई और उस पर स्वेटर पे इन्होंने लिख दिया कि ये 255 रुपीज़ का है और उस पर थोड़ा सा डिस्काउंट करके वो स्वेटर उन्होंने 253 रुपीज़ में सेल कर दिया होलसेल वालों को, ठीक है। अब होलसेल वाले के पास वो 253 का आया। अब होलसेल वाले ने क्या करा, उस पर 310 MP लिख दिया, लेकिन उसने थोड़ा सा डिस्काउंट करके 300 में उसको सेल कर दिया रिटेल शॉप पे, जैसे कि मॉल्स वगैरह में आप जाते हो, शॉप्स में जाते हो तो रिटेल की है। अब उस पर 300 लिखा था। अब शॉप वाले ने उसको 300 में होलसेल वाले से परचेज कर लिया। अब उसने उसके ऊपर जो MP लिख दिया 480 लिख दिया और थोड़ा सा डिस्काउंट करने के बाद उसने उसको 430 पे सेल कर दिया और कस्टमर जो उसको वो घर ले आता है, हम लोग उसको घर ले आते हैं। इस तरीके से ये सब चलता है, ठीक है। अब आगे देखो यहाँ पे, किशन लाल रिटेलर बाय अ स्वेटर फ्रॉम अ होलसेलर एट द प्राइस 300। अब किशन लाल तो रिटेलर है, उसने होलसेलर से वो 300 का स्वेटर खरीदा था, एक स्वेटर। उसके ऊपर जो मार्क प्राइस था वो 480 था। फिर बार्गेनिंग करने के बाद उसको वो स्वेटर 430 का पड़ा। नोटिस दैट द सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कोस्ट प्राइस। अब ये ध्यान रखो कि कोस्ट प्राइस कितना है यहाँ पे। होलसेलर ने जब वो खरीदा था तो 300 का था, तो ये इसका कोस्ट प्राइस है। तो ये कह रहे हैं कि नोटिस दैट जो सेलिंग प्राइस है, जब उसने उसको सेल किया तो 430 में उसने उसको सेल करा, तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस होता है ना वो हमेशा कोस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है, यानी कि 130 रुपीज़ ज़्यादा है। अगर सेलिंग प्राइस, इफ़ द सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कोस्ट प्राइस, अगर मान लो कि सेलिंग प्राइस कम है और कोस्ट प्राइस ज़्यादा है, जैसे कि मान लो यहाँ पे कोस्ट प्राइस तो 300 है, अगर यहाँ पे मैं सेलिंग प्राइस 280 कर दूँ तो ये 300 से कम है ना। तो यानी कि उस रिटेलर ने तो 300 का खरीदा और उसने मुझे 280 का बेच दिया, तो उसको तो लॉस ही होगा ना 20 रुपीज़ का। अगर यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कोस्ट प्राइस से तो हमेशा लॉस होगा, और हमेशा अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कोस्ट प्राइस से तो हमेशा प्रॉफिट होगा। सेलिंग प्राइस हमेशा ज़्यादा ही रखते हैं ताकि शॉपकीपर को प्रॉफिट हो। ये दो चीज़ें याद रखनी है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा कोस्ट प्राइस से तो लॉस होगा। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल है, फाइंड आउट द परसेंटेज प्रॉफिट कृष्णलाल मेड ऑन दिस स्वेटर। We shall consider the cost price of 100% to find out the percentage profit made with the reference of the cost price. The following rough diagram describe the situation. The profit amount is rupees 130. The percentage profit 130 into 300 43.3%. अब देखो यहाँ पे क्या है, इससे समझो आप। यहाँ पे जो है ना ये पूरा 100% यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, ये जो है ना 0 है। अब जो किशन लाल ने जो प्राइस जो खरीदा था वो स्वेटर वो 300 का खरीदा था उसने, फिर उसने उसको 430 का उसको सेल कर दिया था, तो यानी कि उसने 130 रुपीज़ उस पर इसको क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। तो पूरा का पूरा ये सेलिंग प्राइस है, 300 का खरीदा और उसने 430 का सेल कर दिया, तो 130 रुपीज़ का क्या हो गया उसको प्रॉफिट। परसेंटेज में देखें तो 43.3% का उसको प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पर है फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द होलसेलर एंड द मैन्युफैक्चरर। अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है होलसेलर का और मैन्युफैक्चरर का। तो यहाँ पर हमारा होलसेलर हमने देखा, हमारा ये होलसेलर है, ये होलसेलर है और ये मैन्युफैक्चरर है। तो होलसेलर का अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ पे पहले देखो कोस्ट प्राइस क्या है और सेलिंग प्राइस क्या है, क्योंकि हम इसको
पहले देखेंगे ना कितना प्रॉफिट हुआ है। तो हमें 300 में से 253 माइनस करेंगे तो हमारा 47 आएगा। तो यहाँ पे इसको जो प्रॉफिट हुआ है ना 47 हुआ है, तो इसको अब हमने परसेंटेज में निकालना है। तो नीचे हम जो है इसके अंदर कॉस्ट प्राइस लिखेंगे इनटू 100। तो जब आप इसको करोगे 47 को 100 से पहले मल्टीप्लाई कर दो, 47 4700 आ जाएगा, और 253 से इसको डिवाइड करोगे तो 18.57 आएगा। यानी कि यहाँ पे जो इसको प्रॉफिट हो रहा है ना वो 18.57% उसको ये प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे। इसी तरीके से यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस इतना है और ये सेलिंग प्राइस है। तो 253 में से 230 को माइनस करोगे तो आपका यहाँ पे क्या आएगा 23 आ जाएगा। यानी कि आप इसको 23 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन हमें परसेंटेज में बताना है। तो 23 अपॉन में कॉस्ट प्राइस, नीचे कॉस्ट प्राइस आएगा इनटू 100। अब 0 से 0 कट हो गया और 23 से 23 कट हो गया, तो बचा क्या हमारे पास 10। तो यहाँ पर इसको जो है ना मैन्युफैक्चरर को 10% का प्रॉफिट हो रहा है, और जो होल सेलर है उसको जो प्रॉफिट हो रहा है 18.57 का हो रहा है। तो इस तरीके से जब भी हमें प्रॉफिट को परसेंटेज में निकालने के लिए बोला जाता है तो पहले आपको प्रॉफिट पता होना चाहिए कितना हुआ है, तभी आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो परसेंटेज में। जैसे हमने यहाँ देखा 23 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, यहाँ देखा हमने 47 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो नीचे हमेशा आपको कॉस्ट प्राइस लिखना है, जितना भी प्रॉफिट हुआ है नीचे कॉस्ट प्राइस लिखोगे। ऐसे अगर आपको लॉस परसेंटेज निकालने के लिए बोला जाएगा तो ऊपर लॉस लिखोगे और नीचे आपका कॉस्ट प्राइस आएगा और इनटू 100 करोगे। यहाँ पे शंभवी ऑन्स अ स्टेशनरी शॉप, शंभवी की अपनी एक स्टेशनरी शॉप है। शी प्रोक्यूर्स 200 पेजेस नोटबुक एट ₹36 पर बुक। शी सेल्स दैम विद अ प्रॉफिट मार्जिन 20%। फाइंड द सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझ लो। यहाँ पे शंभवी है जिसकी अपनी स्टेशनरी की शॉप है, वो एक जो नोटबुक सेल करती है ना ₹36 में करती है, और उसके अंदर 200 पेजेस हैं, और जब वो उसको सेल करती है तो उसको 20% का जो है ना प्रॉफिट होता है। तो हमें सेलिंग प्राइस जो है वो फाइंड करना है। यानी कि हमें यहाँ पे दे रखा है उस नोटबुक का कॉस्ट प्राइस दे रखा है और प्रॉफिट भी दे रखा है, लेकिन परसेंटेज में हमें फाइंड क्या करना है सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज में दे रखा है 20%, और हमें कॉस्ट प्राइस भी दे रखा है ₹36। लेकिन हमें इसके अंदर सेलिंग प्राइस जो है वो फाइंड करना है। तो जो चीज़ हमें दे रखी होती है ना हम उसी से ही निकालते हैं। प्रॉफिट कितना दे रखा है 36 इंटू 20%। अब यहाँ पे जो है ना प्रॉफिट रुपीज़ में निकालेंगे पहले, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में दे रखा है। तो 36 इंटू 20 अपॉन में 100 हो गया। 0 से 0 कट गया, यहाँ से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 हो गया, 36 अपॉन में 5 आ गया। दोनों को डिवाइड करेंगे तो 7.20। यानी कि यहाँ पे जो उसको प्रॉफिट हो रहा है ना, अगर रुपीज़ में देखें तो जो हमने यहाँ पे 20% लिखा है, तो रुपीज़ में अगर हम देखें तो 7.2 का जो है वो प्रॉफिट हो रहा है उसको। ठीक है, तो ये हमने पहले इसको रुपीज़ में निकाला। तो यहाँ पे ब्रैकेट में ना आप ये लिख लेना कि हमने इसको रुपीज़ में निकाला है। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज में भी आ गया, रुपीज़ में भी आ गया। अब हमें क्या निकालना है सेलिंग प्राइस निकालना है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट इक्वल रुपीज़ में, सेलिंग प्राइस में माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस। अब हमारा जो रुपीज़ में प्रॉफिट आया था 7.2 आया था, सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता, कॉस्ट प्राइस हमें पता है कि 36 है। तो यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस हमारा इधर आ जाएगा। यहाँ पे जो हमारा ये है 7.20, ये जो हमारा प्रॉफिट है और जो हमारा एक कॉस्ट प्राइस है, ये दोनों क्या हो जाएंगे यहाँ पे प्लस हो जाएंगे। यानी कि अगर हम यहाँ देखें तो 7.20 जो यहाँ माइनस हो रहा है वो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और ये हमारा यहाँ पे एसपी है जो हमें निकालना है, फाइंड करना है। इधर माइनस है ना, तो दोनों को जब प्लस करोगे आप इन दोनों को तो आपका आएगा ₹43.20। ये हमारा इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो इसका सेलिंग प्राइस है वो 43.20 है, कॉस्ट प्राइस इसका जो है 36 रुपीज़ है, प्रॉफिट 20% हुआ जो कि 7.2 है। अगर हम देखें
तो एक नोटबुक जो 36 रुपीज़ की थी उसने कितने में सेल करी है, उसने सेल करी है ₹43.2 में उसने सेल करी। उसमें उसको ₹7 का जो है उसको प्रॉफिट हुआ इस पर। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। अब आगे है शी सेल्स क्रियॉन बॉक्सेस एट ₹50 पर बॉक्स विद अ प्रॉफिट मार्जिन 25%। हाउ मच डिड शंभवी बाय देम फ्रॉम द होल सेलर। अब यहाँ पे ना सेलिंग प्राइस दे रखा है कि वो एक क्रियॉन के बॉक्स को 50 रुपीज़ में सेल कर रही है, जिसपे उसको 25% का प्रॉफिट भी हो रहा है। तो उसने वो जो बॉक्स है होल सेलर से कितने में परचेज़ किया, तो वो हमें इसमें मतलब यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है और हमें कोस्ट प्राइस निकालना है। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना है 25%, सेलिंग प्राइस ₹50 दे रखा, कोस्ट प्राइस हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम जो कोस्ट प्राइस हमें फाइंड करना है ना, उसको हम यहाँ पे एक्स मान लेंगे। तो प्रॉफिट रुपीज़ में हम निकालेंगे इक्वल 25% ऑफ 50, 25% ऑफ एक्स, जिसको हमने कॉस्ट प्राइस का निकालेंगे ना हम, तो 25% ऑफ एक्स आएगा। तो यहाँ पर 25/100 इंटू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको कट करोगे 25 4 कितना होता है, यहाँ पे 100 होता है। तो यहाँ पे हो गया x/4। अब हमें प्रॉफिट इसमें निकालने के लिए प्रॉफिट क्या है हमारा, सेलिंग प्राइस माइनस कोस्ट प्राइस। तो यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना आया था, ये x/4 आया। सेलिंग प्राइस इन्होंने हमें 50 दे रखा है और कोस्ट प्राइस हमने इसमें x माना है। तो यहाँ पर देखो ये x जो है 50 माइनस x है। अब x यहाँ पे इसके साथ क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर इसके साथ आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इक्वल हो गया 50। यहाँ पे अगर हम इस दोनों को ऐड करें तो ये 4 आएगा, तो x प्लस 4x हो जाएगा, इक्वल कितना हो जाएगा 50। अब यहाँ पे हम इन दोनों का ऐड करेंगे x और 4x को, तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा, 5x/4 और ये 50। अब देखो ये इसके साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो 5x = 50 यहाँ पर आके इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है अब 5 के साथ जो x है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 50 × 4/5 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको कट करोगे तो 10 आ जाएगा, 10 × 4 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो x हमारा कितना आ गया, 40 आ गया, यानी कि जो हमारा कोस्ट प्राइस आया वो कितना आया, 40 आया। अब यहाँ देखो ऊपर प्रॉफिट कितना है 25%, सेलिंग प्राइस 50 है और कोस्ट प्राइस कितना निकला हमारा 40। तो कोस्ट प्राइस 40 हो गया, सेलिंग प्राइस 50 हो गया, प्रॉफिट हो गया 25%। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं आगे। एग्जाम्पल 5 है, द राइस स्टॉक इन रघु's प्रोविजन स्टोर इज गेटिंग ओल्ड। ही हैड परचेज द राइस ₹35 per kg. To clear his stock, he sells 10 kg rice for ₹300. Find out the percentage loss. अब यहाँ पे जो राइस का स्टॉक काफ़ी सारा इकट्ठा हो रखा है, तो उसको क्या करना है, वो पुराना हो रहा है तो उसको क्लियरेंस में मतलब कि सस्ते में वो बेचेगा उसको, ताकि जल्दी से जल्दी वो सारा जो राइस है वो निकल जाए। अब यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि ही हैड परचेज द राइस, उसने वो जो राइस खरीदे थे ना वो ₹35 पर kg में उसने परचेज़ किए थे। अब वो क्या कर रहा है, 10 kg राइस जो है उसने 300 रुपीज़ में सेल कर दिए। पहले उसका पर kg कितना था, पर kg उसने 35 रुपीज़ में परचेज़ किए। अब उसने जो है ना 10 kg राइस 300 में ही सेल कर दिए। अब वो कह रहे हैं जो उसको लॉस हुआ है वो परसेंटेज में निकालो। तो यहाँ पे देखो, द अमाउंट रघु हैड पेड टूवर्ड बाइंग द 10 kg राइस इज ₹350। यानी कि अगर 1 kg राइस जो उसने ख़रीदे थे अगर वो 35 रुपीज़ के हैं, तो जब उसने वो 10 kg राइस ख़रीदे होंगे तो उसको 350 में मिले होंगे। 35 × 10 करोगे तो यानी कि उसने राइस इतने में ख़रीदे थे, लेकिन वो सेल कितने में कर दिया उसने, 300 में कर दिए, यानी कि उसको 50 रुपीज़ का तो यहाँ पे लॉस हो गया। ठीक है, लॉस हो गया यहाँ पे। अब इसको परसेंटेज में निकालना है, तो लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस, उसका कॉस्ट प्राइस क्या था 350, क्योंकि उसने 350 में ख़रीदे थे, तो उसको इंटू 100 कर देंगे। यहाँ पे 0 से 0 इसके साथ कट हो जाएगा, 5 से इसको काटो, 5 7 जा, 5 2 जा 10,
उसके बाद ये आगे कर सकते हैं, इन दोनों को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके कर लेते हैं। 52 जा 100 हो गया, 100 अपॉन में 7 हो गया। अब आप इसको डिवाइड करोगे ना 100 से, तो 7 1 जा 7 आ गया, 3 हो गया, ऊपर से 0, 7 4 जा 28 हो जाएगा, 2 आ गया, ऊपर डेसिमल लगाओ, यहाँ पे 0 लगाओ, फिर यहाँ पे 7 2 जा 14 हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा 6, डेसिमल लगा हुआ 0 लगा दो, 7 8 जा 56 हो जाएगा। तो हम 2 तक ही करेंगे यहाँ पे। तो 14.28% जो है इसको वो लॉस हुआ है। इतना क्लियर हो गया। अब ये है कुड वी हैव जस्ट कैलकुलेट द लॉस परसेंटेज पर इंस्टेड, हु वुड इट बी द सेम। अब वुड बी द सेम का मतलब कि जैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे ना, अब उन्होंने बोला है कुड वी हैव जस्ट कैलकुलेटेड द लॉस परसेंटेज पर केजी। तो यहाँ पे अगर हम पर केजी का भी देखें तो उसको यहाँ पे अगर 10 केजी पे ₹50 का लॉस हो रहा है तो पर केजी पे उसको 5 का लॉस होगा। और कॉस्ट प्राइस क्या था पर केजी का 35 था, इनटू 100 करोगे तब भी आपका देखो वही आएगा 100 अपॉन में 7 जो हमारा पहले आया था, तो ये सेम ही होगा। उसके बाद एग्जाम्पल 6 है हमारा यहाँ पे, श्यामलाल हैड प्रोक्यूर्ड डेकोरेटिव वास एज ₹2650 per piece. One of the piece was slightly damaged. She decides to sell it at a loss of 18%. How much will she get the selling price? This. अब यहाँ पर ये बोला गया है कि जो श्यामलाल है वो क्या करता है, वो अपने जो वास वगैरह जो होते हैं ना उसको सेल करता है। तो उसकी कॉस्ट यहाँ पे दे रखी है 2650। एक एक वास ऐसा है, एक ऐसा पीस है जो हल्का सा स्लाइटली उसमें डैमेज हो चुका है, तो वो सोच रहा है कि उसको 18% लॉस पे उसको सेल कर देगा। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, हाउ मच विल शी गेट सेलिंग, तो सेलिंग प्राइस निकालना है। यानी कि हमें जो है ना ये प्राइस हमें इसका पता है कि इतने पे वो सेल करता है, लेकिन 18% उसको लॉस पे सेल करना है। तो इसका हमें जो है 18% निकालना पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा। ठीक है, तो पहले उन्होंने बोला ट्राई मेकिंग एन एस्टिमेट, रफ डायग्राम आपको इसका बनाना है। तो दो मेथड यहाँ पर हमें इन्होंने दे रखे हैं। विद रिस्पेक्ट बाय बाइंग प्राइस बीइंग 100%, सेलिंग प्राइस इज 18% लेस देन बाइंग प्राइस, दैट इज सेलिंग प्राइस वुड बी 82%। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अगर हम देखें 100% में से अगर 18% हम माइनस कर दें तो हमारा कितना आता है, 82% आएगा। 100% प्राइस क्या हमारा ये है, इतने पे इसको सेल करना है, लेकिन इसमें से 18% लेस पे किया उसने, तो वो हो गया 82%। तो यानी कि यहाँ पे अगर हम 82% को ऐसे लिखें तो नीचे से आप 2 0 हटाओगे, ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे 0.82 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो ये प्राइस आ जाएगा। तो यानी कि 18% उसने जो उसके ऊपर लॉस डिस्काउंट दिया ना उसने उसके ऊपर, हाँ 18% जो उसको लॉस हुआ, तो वो इतने में उसने फिर उसको सेल किया, जबकि प्राइस क्या था इतना, और उसने उसको 18% लॉस पे सेल किया। दूसरा इन्होंने बता रखा है द लॉस अमाउंट 18%। आप डायरेक्ट इसका 18% निकाल लो, 18 अपॉन में 100 इंटू जो उसका प्राइस जिस पे उसको सेल करना था। तो 0 से 0 कट करोगे, उसको सॉल्व करोगे 2 से कट करके, तो 477 जो है उस पर लॉस हुआ उसको। तो अब जो प्राइस था उसमें से 477 को माइनस कर दो, तो ये आपका निकल आएगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आप तरीका कर सकते हो। तो जो उसने वास जो है जो डैमेज था उसको जो सेल किया वो इतने में किया। अब आगे ये लिखा हुआ है ड्यू टू हैवी रेन्स स्नेहल कुड नॉट ट्रांसपोर्ट स्ट्रॉबेरीज टू हैदराबाद फ्रॉम हिज फार्म in Panchgani. He sells some of his stock ₹80 per kg with 12% loss. What is the cost price? अब यहाँ पे लिखा है कि हैवी रेनफॉल की वजह से स्नेहल जो है उसका ट्रांसपोर्ट स्ट्रॉबेरी जो है हैदराबाद नहीं जा सकी, तो उसने क्या करा, ही सेल सम ऑफ हिज स्टॉक, उसने से अपने स्टॉक में से कुछ स्ट्रॉबेरी जो है ₹80 पर केजी के अकॉर्डिंग उसने सेल करी, जिसपे उसको 12% का लॉस हुआ। तो कॉस्ट प्राइस जो है हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस क्या दे रखा है, सेलिंग प्राइस है ₹80, लॉस कितना हुआ है 12% का, कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कॉस्ट प्राइस को, एक्स मान लेंगे, ₹x, लॉस रुपीस में निकालेंगे,
12% ऑफ एक्स, तो 12% इंटू एक्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 12x अपॉन में 100 हो जाएगा। अब हम चाहे तो इसको यहाँ पे कट कर लो, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे ही कट कर लो इसको। देखो पहले 2 से कट करो 50, ये ऊपर 6 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 3 और नीचे 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x अपॉन में 25। तो ये लॉस हमारा रुपीज़ में यहाँ पे निकल आया। तो अब हमें लॉस फाइंड करने, सेलिंग प्राइस फाइंड करने के लिए सेलिंग कॉस्ट प्राइस फाइंड करना ना हमें यहाँ पे, तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस हो गया। अब लॉस हमारा कितना निकला था रुपीज़ में, 3x अपॉन में 25। कॉस्ट प्राइस हमें यहाँ पे फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस हमें यहाँ पर दे रखा है 80। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 80 और इक्वल x माइनस में, ये आप में पॉजिटिव है ना, तो इधर आके ये नेगेटिव हो जाएगा अपॉन में 25। तो यहाँ पे हम यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो 25 हमारा नीचे आ गया, 25 इसके नीचे 1, 25 माइनस 25x माइनस यहाँ पर इन दोनों को हम करेंगे तो ये हमारा 3x आ जाएगा। ठीक है, तो 80 हो गया, दोनों को अब यहाँ पे ये 25x माइनस 3x करोगे तो 22x अपॉन में 25 आ जाएगा। अब 25 जो है 22x के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पर आके इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 22x। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा 2000 इक्वल 22x। अब x जो है इसके साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर आके इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आपका कट करने के बाद इसका जो x जो आएगा हमारा 90.9 आएगा, यानी कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस आया है वो आया 90.9 रुपीज़ पे। अब आगे देखो, यू हैव प्रोबेबली सीन परसेंटेज मैंशन व्हेन शॉप्स ऑफर डिस्काउंट। आपने कई बार देखा होगा ना, ऐसे बाहर बोर्ड लगा होता है डिस्काउंट का इस टाइप से। तो डू यू नो इसका मतलब हम जानते हो, तो जो 30% ऑफ लिखा है इसका क्या मतलब होता है, या फिर 30% जो डिस्काउंट लिखा है इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है इट मीन्स दैट शॉप इज़ विलिंग टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द आइटम बाय 30%। की यानी कि जो शॉप है, जो भी चीज़ आप खरीदोगे और जो भी आप चीज़ खरीदोगे उस पर आपको वो 30% जो है वो उस प्राइस पे, जो भी इसका कॉस्ट, जो भी उसका प्राइस होगा, आपने कोई टी शर्ट खरीदी या कुछ भी खरीदा आपने, तो जो भी उसका प्राइस होगा ना उसका 30% वो आपको कम करके देगा। ठीक है, तो ये मतलब होता है जब बाहर लिखा होता है 30% ऑफ, 40% ऑफ, इस तरह से। आगे यहाँ पे लिखा हुआ, अ यूटेंसिल स्टोर इज ऑफरिंग 35% डिस्काउंट ऑन द कुकर विद द MRP 18%। अब एक बर्तनों की दुकान है, वो आपको एक कुकर है जिसका MRP है 1800, तो वो क्या कर रहा है, ऑफर कर रहा है आपको कि वो आपको 35% डिस्काउंट पे देगा, यानी कि 1800 का पहले 35% निकालेंगे, फिर वो 1800 में से माइनस करेंगे। तो व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, अगर कॉस्ट प्राइस 900 है, व्हाट इज़ द परसेंटेज प्रॉफिट मेड आफ्टर द सेल, तो उसका सेल हमें जो है वो बताना है कि कितना उस पर जो है वो प्रॉफिट हुआ है। अब उस पर जो MRP था, MRP कितना था, MRP था 1800। ठीक है, और जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट उस पर कितना मिल रहा है, 35%। तो पहले तो हम रुपीज़ में देखेंगे कि जो 35% है वो कितना डिस्काउंट है। तो हम क्या करेंगे, 1800 इंटू 35 अपॉन में 100, यानी कि हमें 1800 का 35% निकालना होगा। ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट जाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 630 आ गया, यानी कि जो डिस्काउंट उसको मिला वो 630 रुपये का मिला। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस निकालने के लिए 1800 में से 630 को आप माइनस करोगे जितना वो डिस्काउंट दे रहा, तो ₹1170 का जो है वो कुकर का क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। अब उसका जो कॉस्ट प्राइस था कुकर का वो कितना था, 900 उसका कॉस्ट प्राइस था। और अभी हमने यहाँ पे अगर हम देखें कि इसके अंदर उसको प्रॉफिट कितना हुआ है, तो प्रॉफिट जितना उसका सेलिंग प्राइस था, यानी कि सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस को। सेलिंग प्राइस इतना है, कॉस्ट प्राइस इतना है, तो कितने का प्रॉफिट हो गया,
270 का जो है इसको वो प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है, तो उसके लिए 270 अपॉन में 900 इंटू 100, 20 से 20 कट गई, यहाँ पर आ गया 30। तो यानी कि 30% का जो है इसको वो उस कुकर पे प्रॉफिट हुआ डिस्काउंट देने के बाद भी। ठीक है, 1800 का MRP था, उसने 35% डिस्काउंट दिया और इतने में उसने सेल कर दिया। लेकिन उसने खुद कितने में ख़रीदा था? 900 में। उसको 30% का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ डिस्काउंट देने के बाद भी। ठीक है, सपोज किशन लाल अचीव्ड अ सेल ऑफ ₹80,000 लास्ट मंथ। यहाँ पे लिखा कि मान लो जैसे कि किशन लाल ने लास्ट ईयर जो 80,000 रुपये उसने अचीव किए। आउट ऑफ दिस द अमाउंट ही स्पेंड ऑन बाइंग दीज गुड्स ही सोल्ड लास्ट मंथ वॉज ₹48,000। अब वो जो उसने 80,000 रुपये जो उसने कमाए, उसमें से जो भी उसने सेल करी थी 80,000 रुपीज़ उसने उस पर अर्न करे। लेकिन अर्न करने के बाद अगर वो बिजनेसमैन है तो उसको जो भी उसने अर्निंग करी तो उसमें से कुछ चीज़ें वो क्या करेगा, उन्हीं पैसों में से कुछ गुड्स खरीदेगा जो भी वो बिज़नेस कर रहा है। तो कुछ चीज़ें उसने खरीदी, अब उसके पास जो बचे हैं वो 48,000 रुपीज़ जो उसे बचे हैं। द डिफरेंस अमाउंट 80,000 में से 48,000 जब माइनस करेंगे तो 32,000 रुपीज़ अब उसके पास बच गए। यानी कि 48,000 जो उसने वो खर्च कर दिए 80,000 में से। क्या कहाँ पे खर्च कर दिए? कुछ उसने अपने गुड्स वगैरह खरीदी। अब उसके पास कितने बचे हैं? 32,000, जो कि उसकी ग्रॉस प्रॉफिट है, ये उसका नेट प्रॉफिट नहीं है। तो ये जो नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट हमें यहाँ पे समझा रहे हैं इसके थ्रू। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है कि जैसे कि उसकी 80,000 उसने कमाए और उसमें से उसको कुछ चीज़ें खरीदनी थी जो कि उसने 48,000 की खरीद ली। अभी जो उसके पास जो 32,000 बचे ना, अभी भी उसको उसमें से कुछ और भी खर्चे करने हैं, इसलिए नेट प्रॉफिट नहीं है, ये इसका ग्रॉस प्रॉफिट है। और जब उसके पास 32,000 बचे तो उसमें क्या करा, उसने कुछ और एक्सपेंसेस उसमें से डिडक्ट हो गए, जैसे कि ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट लग गई, एम्प्लॉय को सैलरी दे दी, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया। तो ये सब करने के बाद उसके 8,000 रुपीज़ और यूज़ हो गए। अब 32,000 में से 8,000 माइनस का 24,000 जो अब उसका बचा है ना, ये इसका नेट प्रॉफिट है। यानी कि ये इसके अपने पैसे हैं अभी, इसमें से इसको कोई भी और खर्च नहीं करना। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट और नेट नेट प्रॉफिट होता है, जो कि हम इस चैप्टर में देखेंगे, समझेंगे। आगे लिखा हुआ है, मनीषा ने जो है फर्टिलाइज़र सेल किया। शी बाय 50 kg बैग्स एट 500 पर बैग। अब उसने 50 बैग खरीदे और एक बैग का जो कॉस्ट है वो 500 रुपीज़ है। और उसने क्या करा, हर एक बैग को 750 में सेल कर दिया। बैग कितने का ख़रीदा था उसने? 500 का। सेल कितने का कर दिया? 750 का एक बैग। तो मेकिंग अ प्रॉफिट, उसको देखो प्रॉफिट ही हुआ ना, 750 में से आप 500 माइनस करोगे तो 250 आएगा। यानी कि एक बैग पे उसको 250 का प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज में निकालें तो 50% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। ऑल्दो विद रिस्पेक्ट टू द ₹250 अमाउंट शी हैज़ अर्न बाय सेलिंग अ बैग, द प्रॉफिट 250 अपॉन में 750। तो उसको जो प्रॉफिट यहाँ पे देखें, यहाँ पे तो यहाँ पे जो प्रॉफिट निकाला गया वो किस पे निकाला गया? कॉस्ट प्राइस पे। और यहाँ पे जो प्रॉफिट निकाला गया वो सेलिंग प्राइस पे। तो 33.33% यहाँ पे प्रॉफिट हुआ अगर हम सेलिंग प्राइस पे देखें तो। अब यहाँ पे जो प्रॉफिट परसेंटेज है ना, वो कैलकुलेट किया जाता है बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ गुड बोट व्हेन वी वांट टू नो हाउ मच प्रॉफिट डिड आई मेक कंपेयर टू व्हाट आई इन्वेस्टेड इन बाइंग द गुड्स। अब जब भी प्रॉफिट परसेंटेज जो कैलकुलेट किया जाता है वो उस पे किस पे कैलकुलेट किया जाता है? कॉस्ट प्राइस के ऊपर जो है हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। कि उसके बाद हाउ मच प्रॉफिट डिड आई मेक, कितना हमने प्रॉफिट बनाया, हम कंपेयर करते हैं इस चीज़ को कि हमने कितनी इन्वेस्टमेंट करी थी। यही होता है ना कि हमने कितना पैसा लगाया था, उसके ऊपर हमारा कितना एक्स्ट्रा पैसा हमने कमा लिया, कितना हमने एक्स्ट्रा अर्न कर लिया, तो वही तो हमारा क्या होता है? प्रॉफिट होता है ना। तो हमेशा जो प्रॉफिट है वो हमेशा हमारा किस पे निकलता है? कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। लेकिन अगर सेलिंग प्राइस पे देखें, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पर हमने कॉस्ट प्राइस पे भी निकाला और सेलिंग प्राइस पे भी हमने निकाला। तो यहाँ पे वो यही चीज़ बता रहे हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज इज़ कैलकुलेट बेस्ड ऑन द रेवेन्यू सेल अमाउंट। अब सेल प्राइस पे कब करते हैं? जब हमें ये जानना हो कि हमारा नेट प्रॉफिट कितना है। तो हमें जब नेट प्रॉफिट पता करना होगा तब हम नीचे क्या करेंगे? सेल प्राइस के साथ हम
प्रॉफिट निकालेंगे तो वो हमारा नेट हो जाएगा। अगर हम कॉस्ट प्राइस के साथ प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो इसका मतलब ये हमारा ग्रॉस है, यानी कि नेट नहीं है ये। ठीक है, तो सपोज इन अ मंथ शी मेड सेल ऑफ ₹1,50,000 की, मान लो उसने 1.5 लाख की सेल करी। द कॉस्ट ऑफ बाइंग ऑफ गुड्स 1 लाख, 1 लाख का उसने सामान खरीदा था, गुड्स खरीदे थे और 1.5 लाख में बेच दिया, यानी कि 1 लाख का उसने खरीदा और 1.5 में उसने क्या कर दिया, सेल कर दिया। सो द ग्रॉस प्रॉफिट 50,000, तो उसको 50,000 का ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। द मंथली एक्सपेंसेस निकालने के बाद उसको 5,000 उसके मंथली एक्सपेंसेस पे निकल गए। तो अगर उसमें 50,000 में से 5,000 माइनस करें तो 45,000 जो है उसका वो नेट प्रॉफिट हो गया। तो अब नेट प्रॉफिट जो है, जो भी उसने सेल करी थी ना, सेलिंग प्राइस पे देखो निकाला गया है, नेट प्रॉफिट अपॉन में सेलिंग प्राइस, तो 30% का उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। इस तरीके से निकालते हैं। आगे भी आप और भी देखोगे, आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे टैक्स की बात हो रही है। टैक्स आपको पता है कि जीएसटी होता है, इनकम टैक्स होता है, जो हम चीज़ों के ऊपर, हमारे कपड़ों पे, हमारे खाने पे, ये सब टैक्सेस जो है लगते हैं परसेंटेज के अकॉर्डिंग। किसी पे कितना लगता है, किसी पे कितना लगता है, अलग अलग लगते हैं सब। तो यू मे हैव नोटिस जीएसटी मेंशन एज अ पार्ट ऑफ बिल। दिस मीन दैट द टैक्स इज पार्ट ऑफ द अमाउंट वी पे एंड दिस अमाउंट गोज टू द गवर्नमेंट। हम कुछ हिस्सा जो है सरकार को देते हैं, जो भी चीज़ खरीदते हैं उस पर कुछ परसेंट टैक्स लगा होता है, यानी कि वो हिस्सा हमारा गवर्नमेंट को जा रहा है। तो अगर हम इस बिल को देखें, चेक इफ़ द कैलकुलेशन आर करेक्ट इन द बिल शोन, जो हमें यहाँ पे दिखाया गया है। तो यहाँ पे देखो ये आइटम है, क्या खरीदा, CFL का बल्ब खरीदा। कितने खरीदे, 3 खरीदे। उसका जो प्राइस है वो ₹150 है। तो 3 कितने के हो जाएंगे, 450 के हो जाएंगे 3। तो सब टोटल तो 450 है। अब उस पर 9% GST लग गया, CGST 9% लग गया। उसके बाद और ये है SGST 9%, तो ये 40.50, ये भी 40.50, ये इसके अंदर ऐड हो गया 450 में। तो टोटल बिल कितना हो गया, 531, यानी कि उसने तो इतने का सामान खरीदा लेकिन GST लगने के बाद उसको इतना और एक्स्ट्रा पे करना पड़ा। तो इसी तरीके से आप भी अपने घर में चेक कर सकते हो, आपके घर में बिल आते हैं कि उसमें देखो कि क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट है बिल के अंदर, क्या क्या लिखा हुआ है और क्या उसमें सेम है, क्या उसमें डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया पेज नंबर 19। फिगर इट आउट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लिंक आपको मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। थैंक यू।